हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसे कहते हैं यूपीएससी। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हर वीडियो में पहले लिख देते हैं यह संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में कहां तक दिया गया है। तो इसका जो भाग है भाग 14 और अनुच्छेद हमारा इसका शुरू होता है 315 से 323 तक। 315 से 323 तक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये संघ लोक सेवा आयोग है क्या। जैसे आप लोग पहले देखते थे कि अखिल भारतीय सेवा आयोग था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसका एक तरह से ठीक पर्याय के रूप में देखें तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। यह कार्य क्या करता है, इसकी संरचना क्या होती है, गठन कैसे होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं इसके, राष्ट्रपति का इसमें क्या कार्य होता है, सारे चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से ही है उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी संरचना। संरचना का मतलब होता है कि इसमें सदस्यों की सदस्यों की संख्या और अध्यक्ष की संख्या। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि एक अध्यक्ष होंगे तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे। मतलब अन्य सदस्य इसलिए बोला गया है कि उसमें 9 और 11 ऐसे करके दिया गया है कि कभी 9 सदस्य होते हैं, कभी 11, मतलब 9 से 11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष को लेकर होते हैं। ठीक, इसलिए सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं बताई गई है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो संरचना में हम लोग सबसे पहले यही पॉइंट लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होते हैं तथा कुछ अन्य सदस्य। पहला पॉइंट है एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य। ठीक है, और सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ये इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संरचना का निर्धारण जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। साधारणतया एक अध्यक्ष और 9 से 11 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष भी इंक्लूड होते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। अगला पॉइंट है सामान्यतया, मतलब कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि एक अध्यक्ष प्लस 9 से 11 सदस्य। और ये जो 9 से 11 सदस्य होते हैं इनमें क्या होता है कि अध्यक्ष समेत, ठीक है, इनकी कोई निर्धारित संख्या नहीं दी गई है, केवल 9 और 11 निर्धारित की गई है। या तो इसमें 9 सदस्य हो सकते हैं या तो 11, लेकिन इन दोनों में क्या होता है कि जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें थी संरचना से रिलेटेड। अब एक बात निकल के आती है कि इनकी योग्यता क्या होगी। तो ये योग्यता के लिए कुछ नहीं कहा गया है, योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इनके अध्यक्ष के लिए। तो योग्यता क्या कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं, लिख लेंगे। योग्यता का कोई निर्धारित उल्लेख नहीं।
ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष। देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा था निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के बारे में देखा था, मुख्य चुनाव आयुक्त का, कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या फिर वो 65 वर्ष की उम्र अपनी पूरी कर चुके। इन दोनों में से जो पहले हो वो कार्य से क्या होंगे, पद रिक्त कर दिए जाएंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे। तो कार्यकाल देखेंगे, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। इनमें जो पहले हो, इनमें जो भी पहले हो वह क्या होगा, वैलिड मान लिया जाएगा। ऐसे हम लोग एग्जांपल देके देखेंगे, जैसे कल देखे थे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 63 ईयर है, अगर वह 63 साल का है, अध्यक्ष बनाया जाता है, तो 65 में से अगर यह 63 का हो चुका है तो इसका कार्यकाल एज के हिसाब से 2 वर्ष ही बचा है। लेकिन जब यह नियुक्त होगा तो संवैधानिक तौर पर यह कितने साल के लिए नियुक्त होगा, 6 साल के लिए। तो अगर हम लोग इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 69। लेकिन 65 से 4 ज्यादा है तो 4 साल पहले, मतलब कि जब ये अपने पद पर जाएंगे तो यह 4 साल पहले ही रिक्त हो जाएगा इनका पद, मतलब 5 साल पूरा करने से पहले ही। यहां पर 2 साल कार्य कर पाएंगे बस ये, ठीक। अगर ये 63 में ये पद पर जाते हैं, 6 साल इनका जुड़ता है, 69 हो जाता है, और उसमें से 65 अगर हम लोग घटा देंगे 69 में से, तो जो आएगा उतना इनका क्या है, कार्यकाल बचा रहेगा। तो 2 साल पहले यह पद से हटा दिए जाएंगे, कि मतलब अगर ये 63 साल की एज में पद पर अपने बनाए गए तो सिर्फ 2 साल कार्य कर पाएंगे, इनकी एज 65 हो जाएगी और ये पद से हटा देंगे, और जो 4 साल इनका बचेगा वह कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, दूसरे व्यक्ति की क्या होगा, निर्वाचन किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें थी, आप लोग नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं हम लोग निष्कासन और स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी से। आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। अब बात करेंगे निष्कासन के बारे में। तो इसमें भी वही फैक्ट है जो फैक्ट हम लोग पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, कि वो दिवालिया ना हो, ठीक है, मतलब वो दिवालिया हो गए हों। निष्कासन की बात हो रही है कि वह दिवालिया हो गए हों, या फिर क्या हो, पद का निर्वहन न कर पा रहे हों, कदाचार के माध्यम से इन्हें हटाया जा सकता है। तो 2-3 शर्तें ऐसी हैं जिसके माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। पहला पद कि यह, सबसे पहले तो यह है कि यह हटाए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं वह राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, बाकी इन्हें कोई नहीं हटा सकता। और उसकी शर्तें क्या हैं कि अगर यह दिवालिया हो जाते हैं, या फिर अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, या फिर कदाचार के आधार पर, कदाचार में मतलब जैसे धोखाधड़ी कर रहे हो वो, या पैसे लेके कोई कार्य कर रहे हो, तो यह कदाचार के तहत आएगा और राष्ट्रपति इन्हें पद से निलंबित कर देंगे, ठीक है कौन ये, यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। आइए देखेंगे निष्कासन। कार्यकाल तक हम लोगों ने देख लिया था, और इनका जो निष्कासन है उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो पहला फैक्ट है वह क्या है कि वह दिवालिया घोषित हो। क्या हो, दिवालिया घोषित हो, मतलब वह दिवालिया करार कर दिए गए हों। या फिर क्या हो, दूसरा फैक्ट, पद का निर्वहन न कर पा रहे हों, पद का निर्वहन न कर पाए, न कर पा रहे हों, ठीक है। अगर यह अपने पद का निर्वहन भी नहीं कर पा रहे हैं तो यह पद से हटा दिए जाएंगे। और पद से हटाएगा कौन इन्हें, ये बात मत भूलिएगा, राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देंगे कदाचार के माध्यम से। लेकिन अगर इन पर कदाचार लगाया गया है तो हाई कोर्ट की परामर्श से लगाया जाएगा, बिना हाई कोर्ट के परामर्श से इन पर कदाचार सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे हम लोग। पहले आइए नोट डाउन कर लेते हैं। क्या फैक्ट है हमारा, कदाचार के माध्यम से, कदाचार के माध्यम से, ब्रैकेट में लिख लेंगे, कदाचार कहते हैं किसे हैं,
धोखा या पैसा लेकर कार्य करना, ब्रैकेट बंद। अब ये पूरा सेंटेंस हम लोग पूरा करेंगे कि कदाचार के माध्यम से मगर उच्च न्यायालय के परामर्श से, मगर उच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। मतलब कि वहां दिवालिया घोषित हो गए हों तो भी पद से हटा दिए जाएंगे, पद का निर्वहन न कर पा रहे हों तो भी पद से हटा दिए जाएंगे, कदाचार के माध्यम से भी पद से हटाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि हाई कोर्ट से परामर्श लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर परामर्श देती है कि इनका जो सिद्ध कदाचार है उसमें यह सिद्ध पाए गए हैं, तब इन्हें पद से हटाया जा सकता है। और कदाचार का आशय क्या है कि ये धोखा दे रहे हो, मतलब ये जैसे घूस वगैरह बोलते हैं सिंपल वर्ड में कि घूस ले रहे हैं, ठीक, उस तरह का अगर ये गलत कार्य कर रहे हैं तो कदाचार में वहां आएगा। और हाई कोर्ट इसे सिद्ध कर देती है तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देते हैं। फैक्ट 3 है, तीनों में एक सबसे कॉमन वर्ड है, वह क्या है, प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इन्हें पद से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं निकाल सकता है। तो हम लोगों ने निष्कासन के बारे में इनके देख लिया। अब बात करेंगे इनके स्वतंत्रता के बारे में। आइए उसे भी देख लेते हैं। इनकी जो स्वतंत्रता है काफी एक तरह से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं, यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन बने हैं। एसएससी बैंक रेलवे की आप बात ही मत करिए, वहां तो पूछ ही सकता है। देखिए इनकी जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे बहुत डीपली, एकदम सिंपल सेंटेंस में देखेंगे हम लोग, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात आती है कि जो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटाएंगे तो वह संविधान में वर्णित तथ्यों के आधार पर इन्हें पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैंने अभी बात किया था कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं, इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में वर्णित तथ्यों के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये एक स्वतंत्रता हो गई इनकी। दूसरी स्वतंत्रता क्या आती है कि इनका जो वेतन और भत्ता होगा, वेतन भत्ता पेंशन सब कुछ इनका भारत की संचित निधि पर आधारित होगा। संचित निधि का आशय यह है कि वह मुद्रा कोष जो सरकार के जमा के रूप में रखा जाता है उसे हम लोग संचित निधि कहते हैं, और उसी पर क्या होता है कि इनका वेतन और भत्ता भारित होता है। तो 2-4 पॉइंट हैं किसमें, स्वतंत्रता में इंपॉर्टेंट है, मौखिक तौर पे हम लोग देख लेते हैं तो चीजें याद हो जाती है। अब क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। और 1-2 पॉइंट ऐसे हैं कि जो अध्यक्ष होंगे, अगर अध्यक्ष पद से हटा दिए जाते हैं या रिटायर होते हैं अपने पद से, तो वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर से सुनिए, अध्यक्ष अगर पद से हटाए जाते हैं तो वो क्या करेंगे कि कभी भी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर सदस्य को पद से हटाया जा रहा है या सदस्य पद से रिक्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है जो इनके पास नहीं होती, जो ये कर चुके होते हैं। वो क्या है कि अगर सदस्य रिटायर हुआ है तो पहली बात तो वह न तो भारत सरकार के तहत कार्य कर सकता है, ना ही किसी राज्य सरकार के नीचे कार्य कर सकता है। लेकिन उसे 2 शक्तियां और दी गई हैं, 2 पावर है उसके पास कि वह 2 कार्य कर सकता है। वह कार्य कौन कौन से हैं? या तो यह क्या कर सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बाकी यह कहीं भी कार्य नहीं कर सकते हैं सरकार के नीचे। तो ये सारे फैक्ट थे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुनः निर्वाचन नहीं किया जा सकता इनका। अब ऐसा नहीं है कि एक बार ये अध्यक्ष के पद पर आए, फिर ये रिटायर हो गए, फिर से इन्हें चयनित करके उसी पद पर बिठा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा नया व्यक्ति ही चुन के आता है। तो आइए ये सारे फैक्ट हम लोग लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही इन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति संविधान में वर्णित
आधारों पर ही इन्हें पद से हटा सकता है। हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये पहला। दूसरा पॉइंट क्या है? इनका जो वेतन और भत्ता होगा वह भारत की संचित निधि पर भारित होगा। वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है कि अगर अध्यक्ष ऐसे लिखेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते। ये अध्यक्ष के बारे में बात की गई है, कार्य नहीं कर सकते। मतलब कि अगर यह अपने पद से हटाए गए तो यह सरकार के नीचे कार्य नहीं करेंगे, चाहे यह आपकी भारत सरकार हो केंद्र की या फिर हमारे किसी भी राज्य की सरकार हो, उसके अंडर में कार्य नहीं कर सकते। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो सदस्य के बारे में आता है। अब ये सारे मैटर लिखने की जरूरत नहीं है। सदस्य भी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यही लिखेंगे हम लोग, सकता, लेकिन वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर कार्य कर सकता है। कार्य कर सकता है। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट निकल के आया कि अगर जो हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जो सदस्य हैं हमारे, अगर सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तो ये भी नहीं करेंगे। उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह संघ लोक सेवा आयोग के क्या हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, और राज्य लोक सेवा के भी अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर आयोग के अध्यक्ष, सॉरी यार सेंटेंस ही गलत हो गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि वह नौकरी नहीं करेंगे किसी भी सरकार के अंडर में, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर यह राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष पर
के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इनकी स्वतंत्रता से संबंधित इतनी सारी चीजें थी। एक पॉइंट और है जो हम लोग क्या करते हैं कि इधर ही लिख लेते हैं, उसे हाईलाइट कर देंगे ऐसे। पुनः निर्वाचन नहीं, मतलब इनका पुनः निर्वाचन नहीं किया जा सकता है कि इसी पद पर यह दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो इतने सारे पॉइंट थे इनकी स्वतंत्रता से संबंधित, हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं कार्य के बारे में। आई होप आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसके बाद नोट्स बनाया करिए अपने। पहले वीडियो एक बार में शुरू से लास्ट तक अच्छे तरीके से बी केयरफुली देख लिया करिए, जिससे कि चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। फिर उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज कर करके चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे फिर नोट्स बनाइए। तो क्या होगा कि चीजें जब एक बार जो पढ़ी रहती हैं उसे जब आप लोग लिखेंगे तो वो चीजें जल्दी याद होती है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो आइए टॉपिक पर बात करते हैं। इनका जो कार्य है, कार्य के तहत क्या है, राज्यपाल के अनुरोध पर या राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अगर राज्यपाल इनसे अनुरोध करता है किसी भी मामले पर सलाह लेने की कि आप मुझे सलाह दीजिए, तो ये अगर राज्यपाल इनसे रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी से कि आप हमें सलाह दीजिए, किसी मामले पर कोई ऐसा मामला है जिस पर सलाह की जरूरत है, तो ये सलाह देंगे, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की। अगर राष्ट्रपति इन्हें अनुमति देगा तो यहाँ क्या करेंगे कि राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो पॉइंट और है, आगे लिखेंगे हम लोग। आइए पहले इसे लिख लेते हैं कि राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अनुसार राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किसी भी मामले पर राज्य को सलाह दे सकते हैं। सभी या किसी भी मामले पर राज्य को सलाह दे सकते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वह कौन सा है कि यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की जो रिपोर्ट होती है वह राष्ट्रपति को देती है। यूपीएससी बोले तो हमारा संघ लोक सेवा आयोग, यह अपने कार्यों का रिपोर्ट जो साल भर का इसका कार्यकाल होता है, मतलब जो कार्य एक साल के तहत यह अपने कार्य अवधि में एक साल के करता है, उसकी रिपोर्ट हर आपका जो नया साल आएगा, नया सेशन आएगा, उसमें पिछले साल का पूरा कार्यभार यह किसको देगा, कार्य का विवरण राष्ट्रपति को सौंपेगा। फैक्ट क्या निकल के आता है कि यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले से। यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को देता है या सौंपता है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग, कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या फिर कोई भी विभाग
को यूपीएससी के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अगर यूपीएससी किसी भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को परामर्श देता है तो उन्हें यह शक्ति नहीं है कि यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए परामर्श को वो खारिज कर सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्र विभाग हो या फिर कोई भी आपका मंत्रालय हो। आइए इसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे आप लोग क्या करिए, एक बार आइए समझ लेते हैं कि देखिए, अगर राज्य के मामले में किसी भी राज्य का कोई भी ऐसा मामला है जिस पर राज्यपाल को लगता है, देखिए राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक, आप सब जानते हैं। तो राज्य में अगर कोई भी मामला होगा और उस पर कोई एक तरह से क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं तो राज्यपाल को क्या होता है, उसे सॉल्व करना होता है। और राज्यपाल क्या करता है कि जो समस्याएं आई हैं, जो मामला आया है उसे सॉल्व कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि हमें यूपीएससी से हेल्प लेनी चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग से इस मामले में क्या करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। तो वह जाएगा किसके पास, इसके अध्यक्ष के पास, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष के पास जाएगा कि बोलेगा कि महोदय हमें आपसे इस मामले पर परामर्श की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे कि वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अपनी परामर्श इन्हें दे देंगे या सलाह दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय से एक बार अनुमति लेंगे। अगर राष्ट्रपति महोदय उन्हें अनुमति देते हैं तो वो क्या करेंगे कि चाहे सभी मामलों पर या कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर जो राज्यपाल उनसे पूछ रहे हैं, जो राज्य से रिलेटेड है, ये अपनी सलाह राज्यपाल को या राज्य को दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ऐसे याद किया। दूसरा पॉइंट आता है कि यह अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष, संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है कि इसके तहत एक साल में कितने कार्य किए गए, या कुछ टारगेट्स वगैरह होते हैं कि वो टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। मतलब लाभ हानि का मतलब इससे है कि इसमें जो कार्य सोचे गए थे वो उतने हो पाए या नहीं हो पाए। ठीक, पैसे वाला लाभ हानि यहाँ पर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को क्या करता है, सौंपता है कि साल भर के अंदर किसकी नियुक्तियां हुई या क्या कार्यभार इसके अंतर्गत किए गए, सारी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हमारे क्या होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। बात आती है लास्ट वाले की कि कोई भी ऐसा स्वतंत्र मंत्रालय या फिर विभाग नहीं है जिसे संघ लोक सेवा आयोग परामर्श दे और वह खारिज कर दे। इनफैक्ट मतलब कि अगर यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को परामर्श देता है तो उस परामर्श को मानना उन लोगों के लिए क्या है, बाध्य है। वो लोग इसे खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इसके हम लोगों ने कार्य से इतने सारे क्या देखे, पॉइंट देखे। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम का, तो खास करके अभी मैं जो इसके बाद चैप्टर ले आऊंगा, राज्य लोक सेवा आयोग, और ये आपका क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। तो आप लोग क्या किया करिए ना कि इन सारे चैप्टर्स को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ा करिए। यहाँ से आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आप अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं अगर ये सारे चैप्टर अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जो हमारे पॉलिटी के लिए भगवत गीता बोली जाती है, उस बुक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 50% से ज्यादा वो बुक कवर हो चुकी है, 50% बची है। अगर मैं पूरा सिलेबस यूपीएससी का कवर करूंगा
तो जहां तक है हम लोग कवर ही कर लेंगे। आइए, हम लोगों ने कार्य देखा, अब देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। 315, 316, 317, 318 4 आर्टिकल इसके हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि उन आर्टिकल के तहत क्या क्या दिया गया है। ठीक है, कि कौन सा प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, ये हम लोगों के लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। 315 में कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 315 में कहा गया है संघ तथा राज्य, संघ मतलब केंद्र, संघ तथा राज्यों के लिए, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि लोक सेवा आयोग के होने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो 315 में यह बात की गई। 316 में कहा गया है कि सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। 316 में हम लोग बात करेंगे सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में बात की गई है। सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो अनुच्छेद में, जिस अनुच्छेद में जो चीज पा रहे हैं, सेम यही चीज क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग में भी यही चीज है, यही अनुच्छेद आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए इसे सही तरीके से समझ लीजिएगा, तभी आप लोग राज्य लोक सेवा आयोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सॉरी, आइए देखते हैं अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी या निलंबन, उन्हें कैसे बर्खास्त किया जाएगा या उनको निलंबित कैसे किया जाएगा, हम लोग अभी उसे देख चुके हैं। ठीक, तो वही सारी बात की गई है 317 के तहत। लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी, लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी या निलंबन के बारे में बात की गई है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बुक में ढेर सारे मिलेंगे, क्योंकि 315 से 323 तक आप लोग देख रहे हैं, तो सारे पढ़ने जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ने की कोशिश किया करिए आप लोग। तो 317 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी या निलंबन के बारे में बात हम लोग करेंगे। अब बात आती है 318। 318 है, थोड़ा लेंदी है। लेंदी क्या, 1 से 2 लाइन में आएगा। बात क्या की गई है, आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों के बारे में बात की गई है। आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी, सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, देखिए एक बार इसे हम लोग क्या करते हैं कि एकदम इजी वे में याद करते हैं। गारंटी के साथ कहता हूं, 3 के 4 के चारों अनुच्छेद अगर आप लोगों को याद ना होगा तो वीडियो को क्या करना, डिसलाइक कर देना आप लोग। आइए, सबसे पहले क्या होता है, चैप्टर का नाम है संघ लोक सेवा आयोग। हम लोग बात इसमें कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो जो इसका पहला आर्टिकल होगा इसी के बारे में बात करेगा कि यह क्या होगा, संविधान में शामिल होगा। तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि जो हमारे राज्य या केंद्र है उनके लिए क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। जब इसका गठन हो गया तो क्या होता है, उसमें जब किसी भी संस्था का गठन होता है उसमें नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक, तो क्या देखेंगे, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। उनकी नियुक्ति होगी, उन्हें कार्यकाल बताया जाएगा कि आपका कार्यकाल इतना है। पहले क्या हुआ
कि उस संस्था के बारे में बात की जाएगी। 315 316 में अब संस्था बन गई तो उसमें नियुक्तियां होंगी और कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप याद किया करिए। तो क्या होगा, 316 में कार्यकाल और उनकी नियुक्तियों के बारे में बात की गई। अब बात आई 317, इसमें क्या करेंगे, उनकी नियुक्ति भी हो गई। तो कभी कभी होता है कि ऐसा है कि ये नियुक्त तो हो गए, कार्यकाल भी इनका हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, अब इन्हें क्या करिए, बर्खास्त करिए या निकाल दीजिए, यहां से निलंबित कर दीजिए। तो वो आ गया आपकी 317 के तहत आ गया। कौन सा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। यहां से ये पकड़िए, राज्यों के लिए, संघ तथा राज्यों के लिए एक सेवा आयोग होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, फिर कार्यकाल भी उसी में देखेंगे, फिर उसके बाद बर्खास्तगी पकड़ लेंगे कि इनकी नियुक्ति भी हो गई, इनके कार्यकाल का भी निर्धारण हुआ, फिर उसके बाद इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। यह क्षमता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है कि राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा नियम बनाने की शक्ति। जब इनकी बर्खास्तगी हो गई तब इनके दिमाग ने काम किया कि अरे यार, हमें लग रहा है मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया, किसी नियम की वजह से मुझे यहां से निकाला जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसके रूल और रेगुलेशन पढ़ लेता हूं। तो जब नियम का मैं नाम लूंगा तो नियम का मतलब ही यह हुआ कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की जो शक्ति है, उस शक्ति के बारे में ये लोग पढ़ेंगे। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो इस तरह से हम लोगों ने 315, 316, 317, 318 पूरी तरह से देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने आज कवर किया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।